अब देखो जैसे बेटा यहाँ पर अब हमारे को दिख रहा है कि हाँ भैया ये भी एक क्लोज सरफेस है, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, ये एक छोटा बॉक्स है, ये एक बड़ा बॉक्स है, राइट। अब अगर लेट्स से मैं इसके अंदर एक चार्ज रखता हूँ, लेट्स से इसके अंदर रखता हूँ, लेट्स से प्लस Q1 चार्ज रखता हूँ, और इसके अंदर भी मैं प्लस Q1 चार्ज रखता हूँ, तो लेट्स से ये जो सा चार्ज है ये प्रोड्यूस कर रहा है कुछ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, लेट्स से 100 फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इस छोटे बॉक्स को कितनी फील्ड लाइंस कट करके जाएंगी? 100 फील्ड लाइंस कट करके जाएंगी, राइट। और यहाँ पर ये जो बड़ा बॉक्स है, चाहे इसका साइज बड़ा है, बट यहाँ से भी ये भी कितनी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ से भी कितनी लाइंस कट करके जाएंगी? 100 ही कट करके जाएंगी। तो यानी कि कितना फ्लक्स होगा, इन दोनों से फ्लक्स कितना होगा, इससे भी फ्लक्स का वैल्यू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसमें से भी फ्लक्स का वैल्यू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यानी दोनों से फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो सा हमारे पास फ्लक्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। चाहे गॉसियन सरफेस बड़ा हो या गॉसियन सरफेस छोटा हो, तो नंबर ऑफ फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड विद इन इट। अब यही अगर मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ, एग्जैक्टली इसके जैसे सेम साइज का बॉक्स बनाता हूँ, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं लेट्स से इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर अब मैं चार्ज रख देता हूँ 2Q1, या लेट्स से प्लस Q1 एक और एक प्लस Q1 और रख दिया। अब टोटल फ्लक्स इस बॉडी से कितना हो जाएगा, that is flux is equals to Q enclosed कितना है, that is 2Q1 over epsilon। अब फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि फ्लक्स कब बढ़ता है, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ने से, ना कि गॉसियन सरफेस के बड़े होने से। ये चीज सभी को समझ में आई बेटा, राइट। इस डायग्राम को बेटा अगर आप बनाना चाहते हो तो एक बार बना लो, इसका एक्सप्लेनेशन देना। मैंने लिखने में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें बेटा फर्स्ट लिखो Gauss theorem gives the relation between Gauss theorem gives the relation between the electric field and the charge, gives the relation between electric field and the charge,
Gauss theorem is applicable. Gauss theorem is applicable for any distribution of charges. Is applicable for any distribution of charges. For any distribution of charges within a closed surface. Within a closed surface. Within a closed surface. Next लिखो बेटा. Gauss theorem can help us. Gauss theorem can help us to assess the. Gauss theorem can help us to assess the amount of electric field lines. Amount of electric field lines. Amount of electric field lines that are radiated. That are radiated. That are radiated from one coulomb of charge. From 1 coulomb of charge. From 1 coulomb of charge. और लास्ट पॉइंट लिखो बेटा. Gauss theorem is valid. Gauss theorem is valid. Gauss theorem is valid for stationary charges. Gauss theorem is valid for stationary charges as well as for rapid moving charges. As well as for rapid moving charges. As well as for rapid moving charges. यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा. गॉस थ्योरम का भी हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया. एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल वाली क्लास में करेंगे. बट अभी के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है. अभी हम इस फॉर्मूले को समझ रहे हैं आज कल क्लास में. अभी तक हमने जितने भी पॉइंट लिखे हैं आप सभी को क्लियर है बेटा. ठीक है, 2 मिनट लो या 4-5 मिनट लो, एक बार रिवाइज करो. देखो आज जो हमने लिखा है, किसी को किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है तो अभी क्लियर हो. देखो ना थोड़ा लेट कोई बात नहीं. कोई सारे भी बैठे सारे काम कर सकते. पढ़ाई के बाद का टाइम. ठीक है, देखो पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट. ये पूरी जितना ये टाइम जो अभी हमारा चल रहा है, सच में बोल रहा हूँ, जब मैं बच्चा था ना, यानी कि जब मैं पढ़ता था, तुमसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8-9 साल बड़ा हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैठा था, टीचर यहाँ पे खड़ा होता था तो बोलता था यार ये टाइम इंपॉर्टेंट है ना. ऐसा लगता क्या रिलेटेड टाइप बातें कर रहे हैं, है ना. पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, सारे टीचर्स ऐसे ही बोलते हैं, है ना. ये तो टाइम फिर से नहीं आया भाई. जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि देखो छोटी क्लासेस से ना हम पढ़ते आ रहे हैं भाई. फर्स्ट से सेकंड में हुए, सेकंड से थर्ड में हो गए अपने आप ही, है ना. फिर थर्ड से फोर्थ में हो गया. गवर्नमेंट कहती है कि फेल ही नहीं करना किसी को. फिर 5th में हो गए, 6th में हो गए, 7th में हो गए, 8th में हो गए, चलते ही जा रही है. अब अगर कहता है तो पढ़ते ही जाएंगे, ऐसे चलते जाएगा, नेक्स्ट साल ऐसे चलता रहेगा. नहीं, ऐसा नहीं. देखो 10th हो गई, अब तुम हाई स्कूल के अंदर +1 +2. अब उसके बाद आप अपनी मर्जी से जिस पर्टिकुलर कॉलेज में आप जाओगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4 साल वहां पर पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ाई खत्म. ठीक है, और ये वाले 2 साल है. अब ये डिपेंड करते हैं कि हाँ भी तुम 4 सालों में आप कहां पर जाके और कैसे पढ़ोगे. बात समझ रहे हो. कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जाना, चाहे फॉरेन और इंडिया, अगर आपको पढ़ना है तो, अगर नहीं पढ़ना तो मस्त है, फिर तो एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर इंडिया में कहीं पर भी जाना है तो ये +1 +2 की नंबर, +2 स्पेशली बोर्ड्स के नंबर, ठीक है, कहीं पर भी आपको अप्लाई करना है बोर्ड्स के नंबर,
प्लस उसके बाद कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, चाहे वो मेंस का देना है, चाहे वो मेडिकल का देना है, चाहे वो फॉरेन का देना है, तो हर जगह पर ये जो सी नॉलेज है, यही नॉलेज को यूज होगा पूरी लाइफ लॉन्ग। दिस साइंस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। लेट्स से ये दुनिया बनी है तब से ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये मार्बल को मैं छोड़ रहा हूँ, ये नीचे गिर रहा है, तो आज से अगर इतने साल पहले ये गिर रहा था, चाहे हमने जब स्टडी नहीं किया तो भी गिर रहा था, तो यानी कि हमारे बाद भी ये ऐसे ही गिरने वाला है। तो इसका मतलब ये पढ़ाई की नहीं होने वाली है, पढ़ाई ये रहने वाली है, साइंस यही रहने वाली है। बट इसको सीखने का टाइम क्या है? एक फिक्स्ड टाइम है, भगवान ने एक टाइम फिक्स किया है हर चीज को सीखने का। अगर हम उस टाइम पर नहीं सीखेंगे तो उसके बाद हम उसको कभी जिंदगी भर नहीं सीख पाओ। क्यों? क्योंकि तब हम सीखने की कोशिश करेंगे पर तब सीखने का टाइम ही नहीं होगा। तो बच्चे मेरे पास आते हैं, ठीक है, मेरे को बच्चे मिलते हैं, ठीक है, जो पास आउट होते हैं, अब या जिनके पेपर आने वाले हैं, अब वो क्या कहते हैं कि सर हम अगर लेट से +1 में ना हमने थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया, हम थोड़ा खड़े रहते थे, है ना, घंटा 2 घंटा घूमने फिर निकल जाते थे, फिर आ जाते थे, ठीक है सर हम कर तो है इंटेलिजेंट, बट एक टाइम निकल गया, टाइम दोबारा से नहीं आ सकता। लेट से एक बीज है, बीज बहुत अच्छा है, उसको इनपुट्स भी तो चाहिए उगने के लिए ना। अगर हम बोले कि हाँ भैया हमने उसको मिट्टी में दबाया, हमारे को खाद भी डालनी पड़ेगी, बीमारियों से बचाने के लिए फर्टिलाइजर दवाइयां भी डालनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स भी डालने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स भी डालने पड़ेंगे। अच्छा हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, इसके प्लस हमारे को और क्या चीज डालनी पड़ेगी? पानी भी उसको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। हम कहेंगे हाँ हमने मैन्योर भी डाल दिया, सीड भी बहुत अच्छा, सारा कुछ अच्छा है, बट पानी प्रॉपरली टाइम पर नहीं दिया, फिर भी वो फ्रूट नहीं देगा। तो लेट से आपने सारा कुछ इनपुट्स भी डाल दिए, आपने प्लांट को सारे इनपुट्स भी डाल दिए, फिर भी उससे फ्रूट गेट करने के लिए आपको एक और चीज भी देनी पड़ेगी, दैट इज टाइम। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हम कहें कि यार आज मैंने एक पेड़ लगाया, उसका लेट्स से एप्पल्स का पेड़ लगाया, ठीक है, आज तो बड़ा मोटिवेटेड हूं, आज तो उसको पानी भी दिया, खाद भी दिया, फर्टिलाइजर्स भी डाले, जितना अमाउंट में चाहिए था उतना डाला भी, है ना, अगले दिन दिल्ली नहीं किया, ऐसा ना हो जाएगा। उससे फ्रूट लेने के लिए हमारे को मेहनत चाहिए। कितने सालों की मेहनत चाहिए? बहुत सालों की मेहनत। तो पहला जब पौधा होता है उसको संभालना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब वो बड़ा हो जाता है फिर वो अपना भी चल पड़ता है। तो अभी हमारी एज कौन सी है? अभी हम बच्चे हैं, अभी हम थोड़े से बड़े हो रहे हैं और हमारे को लग रहा है हम तो बहुत बड़े हो गए। नहीं, अभी हमारी बेटा सीखने की उम्र। और इस टाइम पर आप जितना सीखोगे, जितने आप अपने अंदर यानी कि पढ़ाई के अलावा आप जितने अपने अंदर गुड क्वालिटीज को लेकर आओगे तो वो हमेशा आपको बेनिफिट करेगी। बेनिफिट कैसे करेगी यार? कोई भी चीज आप अच्छी करते हो, आपको कोई प्रेज करता है उस चीज के लिए, तो खुशी नहीं होती? खुशी होती है ना। कोई भी चीज हम अच्छा काम करते हैं, कोई हमारे को प्रेज करता है, आपको कभी ना किसी ने प्रेज किया होगा, है ना, अपनी मम्मा ने किया होगा, हाँ बेटा तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, या आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको प्रेज हुआ, आपको अच्छा लगा। और जब हम जिंदगी में हमारे पास नॉलेज होगी, देन वी आर एबल टू डू समथिंग। और जब हम कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, तो हमारे को खुशी मिलेगी। वो दैट वाज इंटरनल खुशी है जो सी, वो हमारे को कोई चीज और नहीं दिला सकती। बात समझ रहे हो? फ्री बैठने से कभी भी खुशी नहीं मिलती, पैसे होने से खुशी नहीं मिलती। इट इज ड्यू टू द वर्क यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग, दैट मेक्स यू हैप्पी। नहीं बेटा, तो अपने आप को, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, पर हमारे को एक बात सीखनी है कि हमारे को अच्छा बनना है। हम अगर अच्छे बनेंगे तो हम ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करेंगे। अगर हम अच्छे नहीं होंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, और दुखी होके अपने आप को भी तंग करके अपने सराउंडिंग्स को भी तंग करेंगे। चीजें आसान है, सब कुछ हो जाएगा, पढ़ाई अपने आप आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब आ गई। बट द पॉइंट है हमारे को विश्वास के साथ चलना पड़ेगा, टाइम नहीं चलना पड़ेगा, और अपने को थोड़ा सेटल करना पड़ेगा। सेटल, हाँ, रिलैक्स। राइट बेटा, क्लियर है? ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है, बस अपने आप, ठीक है, अपने आप को हर समय ये कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, दिमाग और दिल दोनों से लेना, ठीक है, सोच के लेना क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, और आपको पता हो, ठीक है। और अगर आपकी अंदर की आत्मा मानती है कि हाँ भी जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो सही है,
और अगर कभी अंदरली आत्मा ये बोले कि हाँ भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है, मत कर रहा हूँ, तभी वो खुशी नहीं है। टाइमिंग के लिए माइंड में थोड़ी खुशी मिल जाए फॉर शॉर्ट टाइम, बट ओवरऑल इट विल बी नॉट अ हैप्पी थिंग, राइट। और अभी हमारे को ये सीखने की उम्र है और इसी टाइम पर ही हम सीखेंगे, और ये नॉलेज हमारे को हमेशा, ठीक है, अगर हम जैसे कहीं पर भी खड़े हैं, वी आर स्टडीइंग सम नॉलेजेबल पर्सन, चाहे इंडिया के अंदर चाहे फॉरेन के अंदर, इफ दे विल डिस्कस अबाउट सम कंसेप्ट, तो हम तभी उसमें कन्वर्सेट कर पाएंगे अगर हमारे को उसका हिस्ट्री और उसका पास्ट के बारे में पता है। अब जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है और वहां पर कमेंट्री के अंदर वो लोग 4-5 लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, अब एक थर्ड पर्सन जिसको कभी क्रिकेट उसने देखा ही नहीं है, तो वो वहां पर जाके क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे करके देखेगा ना क्या कर रहा है, सही है, बहुत अच्छा बोल रहा है, इंग्लिश में बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, ऐसे लगे। एंड इफ यू हैव हैविंग नॉलेज ऑफ दैट थिंग, तो हाँ ठीक है यार, ठीक है, इस चीज को कन्वर्सेट कर रहा है, इंग्लिश में बोल रहे, पता नहीं क्या पढ़े लिखे लोग, नहीं ऐसी भी बात नहीं, वो भी कम्युनिकेट ही कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ की चीजों को ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या उसका एक लैंग्वेज डिफरेंट, और जिसको हमने उसको उस चीज को सुपीरियर मान सकते हैं, राइट बेटे, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस योरसेल्फ, ठीक है, और धीरे अपने आप अच्छी होती है चीजें, देखो होती धीरे धीरे, आपको कि यार एकदम में हो जाएगा, नहीं, एकदम में कुछ भी नहीं होता। हमारे जो नेल्स है, ठीक है, अगर आप नेल्स को देखोगे, हम अगर मैं देख रहा हूँ ये नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ रही, आराम से खड़े हुए, बट कुछ नहीं पता यार किस टाइम पर धीरे धीरे करते 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 ये बड़े हो जाते हैं और 2-3 हफ्तों के बाद मेरे को काटना पड़ता है। हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हमारे खुद को नहीं पता चल रहा है, बट चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अपने आप को, अपना सराउंडिंग अच्छा बनाओ, ठीक है, क्यों? क्योंकि वी लर्न, वी आर द ऑर्गेनिज्म, वी लर्न फ्रॉम सराउंडिंग्स, और हमारे जैसे सराउंडिंग्स होंगे वी विल बिकम लाइक दैट, एंड इट इज 100% श्योर। अगर हमारी सराउंडिंग अच्छी है, वी विल बिकम अ गुड पर्सन, राइट, और अपनी सराउंडिंग्स को अच्छा होगा, क्लियर है बेटा। और धीरे धीरे आप देखोगे हर रोज अगर आपको क्लास में कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, घर जाकर आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, आपका नॉलेज एकदम से बढ़ जाएगा, 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सभी बराबर होते हैं, कोई भी सुपर इंटेलिजेंट या नॉर्मल कुछ नहीं होता, सभी बराबर है। एक सिंपल सी बात है, किसी को भूख लगी है, सभी को भूख लगी, सभी ने खाना खा लिया, सभी रख जाएंगे। कोई बहुत अच्छा होगा कि मैं तो सुपीरियर हूँ, पर वो खाना नहीं खाएगा, रख जाएगा, नहीं रखेगा, खाना खाएगा रख जाएगा, नहीं खाएगा नहीं रखेगा, प्यास लगी पिएगा बुझ जाएगी, नहीं पिएगा नहीं बुझेगी। अब ऐसी कंसेप्ट है, मैं बोलता हूँ ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब छोटे होते ये भी हमारे को बड़ी दिक्कत होती थी, यही नहीं सिखा जाता था राइट लेफ्ट क्या, और इसमें बड़ी टेंशन होती थी, यार नई चीज सिखा दी, क्या नहीं सही राइट लेफ्ट है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हमारे लिए सभी चीजें कॉमन लगती। जब छोटी क्लासेस में थे इन्हीं नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की फर्स्ट सेकंड थर्ड आता। अब वो क्या चीज थी जिसको हम सालों से डरते थे, छोटे बच्चे को किस चीज से डर लगता है, तो उसको ऐड करना नहीं आता या सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, और आज के टाइम में हम ऐड सब्ट्रैक्ट तो ऐसे ही कर लेते। द पॉइंट इज, इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम पर ऐड सब्ट्रैक्ट किसी को आता नहीं था, आता था, हमारे को नहीं आता, तो उसको सीखने में हमारे को टाइम लगता है। कोई भी चीज करते हैं हम धीरे धीरे सीखते हैं, और जब हम उसको करेंगे तो गलती होगी ही होगी, ये 100% श्योर। हम सभी साइकिल चलाना सीखते हैं सबसे पहले बुलेट नहीं चलाते, या पहले गाड़ी नहीं चलाते, पहले साइकिल चलाना सीखते। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले हम डेमो से नहीं सीखते। मैं भी आपको यहाँ पर डेमो देता हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन लगाता हूँ और एक बहुत अच्छा डेमो दिखाता हूँ आपको साइकिल कैसे चलाई जाती है। 10 साल के लिए तुम्हारे को वो डेमो दिखाते हैं, हैवी एक तो चला ले साइकिल को नहीं चला सकते, क्या करो उसको कोई डेमो दूंगा ना, दो साइकिल पकड़ाओ उसको दे दो, छोड़ दो उसको, अपने साइकिल चलाएगा गिरेगा, जब गिरेगा ना उसको अपना पता चलेगा अगली बार ये गलती नहीं करनी। जब तक गिरेगा नहीं, जब तक उसको चोट नहीं लगेगी, यहाँ पर घोड़े पर चोट लगती होती है जब साइकिल चला, सभी के छोटे टाइम होते हुए लगे होंगे, गिरे होंगे बहुत बार, तो कल भी गिरे तो फिर पता चलता है हाँ ये ऐसे नहीं करना, वैसे वैसे चलाते अब हम इतने एक्सपीरियंस हो गए कि हाँ भैया आज हमारी कोई भी बाइक पकड़ा लो, लेवी यूज चढ़ाते जाते हैं, गाड़ी के पीछे ऐसे करते जाते हैं। द पॉइंट इज, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, अगर कोई चीज मुश्किल होती है तो कोई करता ही नहीं, आसान है, बट द पॉइंट इज हम उसको सोचते कैसे, हाउ वी थिंक अबाउट दैट। हमने सोच लिया भैया हमारे तो, हम तो एवरेज बच्चे हैं, हमारे तो नॉर्मल नंबर आएंगे, तो भाई ठीक है, अगर आपने सोच ही लिया ऐसे ही होगा
तो वैसे ही होगा। अब जो चीज हम मांगेंगे वही चीज मिलेगी। और अगर हम सोचेंगे नहीं यार हम भी कर सकते हैं, हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अभी कर लेंगे, कोई अलग चीज थोड़ी ना। मैं अपने टाइम पर पढ़ता था, मेरे लिए जब ये नया था चीज तो मेरे को भी बड़ा एस्टॉनिशिंग लगता है, या बड़ा मुश्किल है ये चीजें वैसे, बट मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ है ही नहीं है। तो मेरे टाइम में एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिस आपको चीजों का पता चलता है। तो तभी हम बोलते हैं कि हम ये नहीं बोलते कि +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल में बहुत मेहनत है, मेहनत नहीं है। इट इज समथिंग अबाउट प्रैक्टिस, डिफरेंट फॉर्मूलाज है, उसको प्रैक्टिस करना है। और अगर तुमने प्रैक्टिस टाइमली कर लिया तो अब टाइमली उसको सॉल्व कर दो विद नथिंग मोर देन दैट। और क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अपने आप में विश्वास रखो, टाइम दो, अपने आप को टाइम दो। हमारा भी और कोई काम ही नहीं है यार। पहले टाइम पर काम होते थे कि हाँ भैया पानी लेने जाना है, हल चलाना है, ये करना है, वो करना है। आजकल तो सब कुछ बटन ऑफ मशीनरी हो गया। तुम बटन दबाओ तुम्हारे घर पर पानी आ जाता है। समर्सिबल दबाइए, ये बटन दबाया, 1.5 घंटा पानी गिर जाता कोई। और पहले टाइम पर अगर पानी लेकर आना है तो वेल से लोग पानी लेकर आते थे, या अगर इससे किसी ने खेती करनी है तो वो गाय ऐसे गोल गोल घुमाता था, वो जाके पानी निकालता। अब तो बटन दबाया, पानी आ गया, तो टेंशन नहीं। यहाँ से इधर जाना है, ले गाड़ी उठाई, वहां पर भाग गए, यहाँ पर जाना है, वहां पर भाग गए, तो दिक्कत ही नहीं। आज के टाइम में कोई काम ही नहीं है हमारे। बस आज के टाइम पर हमारे पास काम है, हमारे को अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। तो जितने ज्यादा नॉलेजेबल बनेंगे, ठीक है, एंड वी आर एबल टू सर्वाइव। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बंदा फिट होगा हर एस्पेक्ट में, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा हर एस्पेक्ट में, सोसाइटी की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, वो सर्वाइव करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। आप कोई भी चीज खरीदते हो, आप खुद देखो ना, आप मार्केट में जाते हैं, हम छोटी से छोटी चीज क्या फाइंड आउट करते हैं? बेस्ट। अगर ऐसे अंगूर भी खरीदे थे, सभी ने ग्रेप्स तो खरीदे ही होंगे, है ना? वहां पर 2 ग्रेप्स पड़े हैं, ठीक है, एक अच्छे वाले अच्छे हैं, अरे सभी बराबर से लग रहे हैं देखने में, फिर भी भैया नहीं ये वाला अच्छा डाला, ये वाला अच्छा डाला, ये अच्छा है। क्यों? हमारे को अच्छा चाहिए, अंगूर अच्छे चाहिए, फ्रूट्स अच्छे चाहिए, वेजिटेबल्स अच्छी चाहिए, मोटरसाइकिल अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, तो सब कुछ अच्छा चाहिए। तो लोगों को भी तो हमारे अच्छा ही चाहिए ना, तो हमारे को तो बेस्ट बनना पड़ेगा ना, राइट? और वो हम बेस्ट बन जाएंगे, धीरे धीरे बन जाएंगे, बट हमारे को क्या करना है? अपने ऊपर विश्वास लेकर आना, ठीक है, सिंसियरिटी लेकर आनी, और अपने आप को हैप्पी रखना, खुश रखना, टेंशन में नहीं लेकर आना। टेंशन में होगी चीजें नहीं होती, चीजें होती है रिलैक्स, ठीक है, सही डायरेक्शन में सोचो, सही वे में सोचो, थिंग्स विल डू इट, चीजें होती है, बट धीरे धीरे विश्वास के साथ, ठीक है बेटा, राइट? क्लियर है बेटा सभी? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करें, राइट? अच्छा, आप बोलना नहीं करते इतने लेक्चर के अंदर, ठीक है? तो फ्लक्स इज इक्वल टू दैट इज क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन, ठीक है? तो राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। A point charge 1 microcoulomb, a point charge 1 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface, is at the center of cubic Gaussian surface having side, cubic Gaussian surface having side 8.85 centimeter, having side 8.85 centimeter. Full stop. What is the net electric flux? What is the net electric flux? What is the net electric flux through the surface of Q? Through the surface of Q. What is the net electric flux through the surface of Q?
क्या सर 1.1 into 10 to the power 5 1.1 into 10 to the power 5 वेरी बेटा बहुत अच्छा। हाँ बेटा देखो यहाँ पर, अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला है दैट इज क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमारे पास क्यू इनक्लोज्ड, इस क्यू का वैल्यू कितना गिवन है? दैट इज 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 into 10 to the power -6 कूलम, -6 कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6। अब अगर बेटा मैं यहाँ पर, अच्छा अब ये कितना क्यूबॉइड का, ये क्यूब का साइड क्या फ्लक्स का वैल्यू, क्या फ्लक्स का वैल्यू इस क्यूबॉइड के साइड पर डिपेंड करता है? साइड पर डिपेंड नहीं करता। तो फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल है, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट इज क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्यू इनक्लोज का वैल्यू कितना है यहाँ पर? दैट इज 1 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? दैट इज 8.85 into 10 to the power -12। और अगर आप बेटा इस चीज को सॉल्व आउट करोगे, इसको सॉल्व आउट करके आपका वैल्यू आ जाएगा दैट इज 1.13 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो। ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन है बेटा, ये डेरिवेशन छोटा सा करके उसके बाद हम छुट्टी करें, राइट? छोटा सा डेरिवेशन इसको साथ में ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो उसके बाद उसको समझ के फिर हम छुट्टी करें। बेटा राइट आउट
एरिया ना अरे बेटा सारे नोट डाउन कर ले बेटा ਹੁਣ देखो बेटा पूरे अपन की कह रहे हैं अपन ना कूलम्स लॉ ਨੂੰ ਡਰਾਈव करना है कूलम्स लॉ का सबसे पहला फॉर्मूला सीखा this was the Coulomb's law that is force between two point charges is k q1 q2 over r square ठीक है अब हमने क्या किया हमने दो चार्जेस को लिया एक q1 चार्ज को लिया एक q2 चार्ज को लिया और q1 और q2 के बीच में डिस्टेंस कितना है r डिस्टेंस ठीक है अब हमने q1 को कैसे रखा q1 को सेंटर पर लिया किसके गॉसियन सरफेस के देखो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है दिस इज द गॉसियन सरफेस ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है अब हमने क्या किया गॉसियन सरफेस के सेंटर पर q2 को रखा कंपास को यहां पर रखा और उसको q2 तक खोला और उसको एक सर्कल लगा दिया तो यानी कि q2 कहां पर आया गॉसियन सरफेस के पॉइंट सरफेस पर आया और q1 कहां पर आया गॉसियन सरफेस के सेंटर पर आया ठीक है अब हमने क्या बोला अच्छा अब एक और बात सबसे पहले हमारे पास q1 चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है तो मैं कह सकता हूं ये इससे इधर को जा रही है बाहर को जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है रेड वाले से शो कर रहा हूं ठीक है और यहां पर जो एरिया होगा छोटा सा एरिया लिया हमने डीए छोटा सा एरिया लिया इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा इसी डायरेक्शन में होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूंगा देखो यहां पर देखूंगा तो यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी यहां से यहां पर किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी अवे दैट इज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहां पर जो छोटा सा एरिया वेक्टर होगा यहां पर जो छोटा सा एरिया वेक्टर होगा इसका एरिया वेक्टर ये सरफेस है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा यही एरिया वेक्टर होगा अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी देखूंगा तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी अवे इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास एरिया वेक्टर किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा एरिया वेक्टर यहां पर भी एरिया वेक्टर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा तो अब यहां पर यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है व्हाट इज द एंगल 0 डिग्री एंगल है क्यों क्योंकि दोनों ही एक डायरेक्शन में दोनों ही एक डायरेक्शन में तो ये सभी को समझ में आ रहा है कि हर पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री अब अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का सबसे पहले यही है ना दैट इज E डॉट dA ये देखो E डॉट dA इज इक्वल टू q क्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट तो वही सेम चीज लिखी है यहां पर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अब हमने क्या लिख दिया डॉट प्रोडक्ट यूज होता है E डॉट A दैट इज EA cos थीटा तो यहां पर हमने cos थीटा लिख दिया उसको क्या लिखते हैं q क्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट अब इसके बाद हमने थीटा की वैल्यू को क्या पुट किया 0 पुट किया अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री दिया तो cos 0 पुट कर दिया और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया दैट इज E * dA अच्छा q इनक्लोज कितना था हमारे पास q1 था इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है q1 चार्ज है तो हमने q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट लिख दिया यहां तक सभी क्लियर है अब इसके बाद वो क्या कह रहा है सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स अब देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सम ठीक है अगर आप देखोगे या q1 चार्ज से r डिस्टेंस इधर गया q1 चार्ज से r डिस्टेंस ऊपर गया
इधर गया, इधर गया, हर स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि Q1 का डिस्टेंस हर पॉइंट से कितना है, सेम है, क्योंकि Q1 सेंटर पर पड़ा। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड